गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। पहला ड्रॉबैक है, इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। अब रिवॉल्व कोई चीज़ कर रही है तो उसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो एक समय ऐसा आना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन को गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम फिर स्टेबल क्यों हैं। दूसरा, ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। हमने बहुत सारी लाइन्स पढ़ी थी लाइमन बाल्मर सीरीज़ वाली, वो लाइन्स क्यों आई। सो सेकेंड ड्रॉबैक ये हुआ, ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा, ही वॉज अनेबल टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर एनर्जीज इन डिफरेंट शेल्स। मतलब डिफरेंट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और उनकी क्या एनर्जी होगी, इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए आया नेक्स्ट मॉडल, दैट इज़ नोन एज बोहर मॉडल ऑफ एटम। इसने कहा कि एक एटम के अंदर स्मॉल न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। जितने भी सर्कुलर ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं शेल्स में रिवॉल्व करेगा जिनकी एनर्जी फिक्स हो। जैसे यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं बीच में इनके एम्प्टी स्पेस में, लेकिन इलेक्ट्रॉन इनमें रिवॉल्व नहीं करता। इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन्हीं में रिवॉल्व करेगा जो ये ब्लैक ब्लैक वाले हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। इन डिफरेंट फिक्स ऑर्बिट्स को कहा जाता है एनर्जी स्टेट्स या एनर्जी लेवल्स या शेल। इसको कहेंगे KL, M और N शेल कहेंगे। ठीक है, इन डिफरेंट स्टेट्स में एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो इस फार्मूले से निकाली जाती है, E = -2π²me4n² जहाँ पर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और n है बेटा आपका शेल। पहला शेल है तो n की वैल्यू 1, सेकंड शेल के लिए 2। इन सब देखो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, E कांस्टेंट, H कांस्टेंट, इस पूरे को सॉल्व करके ना हमारी जो आई है वैल्यू वो ये आई है, -21.8 × 10⁻⁻19 बाय में n² जूल पर एटम में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के केस में ये आएगी वैल्यू, याद करोगे, और किलो जूल की टर्म्स में 1312 बाय में n²। ठीक है, ये याद करने हैं आपने। ठीक है, एनर्जी का सीधा ये डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर लोगे, काम चल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका, यदि हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल हो तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा। यहाँ Z² जुड़ जाएगा। Z क्या है, एटॉमिक नंबर। जैसे हीलियम प्लस के लिए एटॉमिक नंबर 2 होता है, लिथियम +2 के लिए एटॉमिक नंबर 3 होता है। ठीक है, अब बारी आ जाती है रेडियस कैसे निकालें। जैसे ये स्टेशनरी स्टेट थी, इसकी रेडियस कैसे निकालें। तो ये जो फर्स्ट शेल है इसका रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया, इसको कहा गया A0 और इसका डिस्टेंस है 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, तो किसी भी स्टेट का मतलब चाहे आप थर्ड शेल का निकालो, चाहे फोर्थ का निकालो, चाहे फिफ्थ का निकालो, किसी भी शेल की आप रेडियस निकाल सकते हो यूजिंग दिस फार्मूला। मान लेते हैं मुझे 4 का निकालना है तो मैं R4 करूँगी = A0। A0 की वैल्यू थी 52.9, N की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर। ठीक है, हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए फार्मूला हो जाएगा A0/n² बटे में Z। वेलोसिटी निकालनी हो तो Vn इंटू में V0 इंटू में Z/n। V0 क्या है, फर्स्ट स्टेट में एनर्जी, और वो ये है 2.118 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर में इसको कन्वर्ट कर लेना। समझ में आ गई। इस तरीके से फार्मूलेज मेरे हिसाब से आपको याद होने जाने चाहिए। फिर आपका थर्ड पोस्टुलेट है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में करते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स। यानी कि जिस शेल की, जैसे इन शेल सभी शेल्स की एनर्जी क्या है, फिक्स है, इनको क्वांटाइज्ड कहते हैं। मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो, इलेक्ट्रॉन्स की जिस स्टेट में वैल्यू फिक्स हो, तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। हर एक शेल के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है। यदि एनर्जी फिक्स है तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, फिक्स होगा, और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हो जाएगा mvr = nh/2 पाई।
एन क्या है, कांस्टेंट है, एच क्या है, कांस्टेंट, टू क्या है कांस्टेंट, पाई क्या है कांस्टेंट, मतलब ये तो दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें कांस्टेंट है। एन क्या है आपका शेल की वैल्यू, सेकंड शेल है तो 2 हो जाएगा, है थर्ड शेल है तो 3 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं एन क्या है, एक इंटीजर है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, क्योंकि एच अपॉन 2 पाई को किसी भी इंटीजर से गुणा करेंगे तो उस शेल में उसकी क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। तो इट इज़ ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, हम ये कह सकते हैं। याद करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन एक लोवेस्ट स्टेट में होता है तो वो उसकी क्या कहलाएगी, नॉर्मल स्टेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि बदमाश है, जैसे तुम बच्चे हो, इलेक्ट्रॉन इधर उधर जंप मारता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन है जंप मारेगा हाइयर स्टेट में, वापस से जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उसमें से कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, कुछ समय तक ही रहता है एक्साइटेड, इस स्टेट को, ऊपर वाली स्टेट को एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, नीचे वाली को क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट। यानी कि एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो एक फार्मूला आपने मुझसे पूछा था, ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 क्या है, एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी, माइनस में ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी। ठीक है, अब बारी आ जाती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हमेशा हम नेगेटिव क्यों लेते हैं। बेटा हमने शुरू में एक इलेक्ट्रॉन को मान लिया, हम इसको यहाँ से करते हैं, याद करने में आसानी रहेगी आपको। 2 लाइन का आंसर है, कह रहा है एनर्जी है एटम की 0 ली जाती है। ठीक है, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड अप करेंगे आयन के पास अंदर, तो उनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी आयन में से रिलीज़ होगी। अब आयन की एनर्जी पहले ही 0 थी और उसमें से और एनर्जी निकल गई तो वो इट बिकम्स नेगेटिव। 0 से कोई चीज़ निकल जाए तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज़ नेगेटिव। ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है यूज़फुल ऑफ बोहर मॉडल। इट वॉज एबल टू, सिर्फ ये ब्लैक लाइनिंग ही याद करनी, इट वॉज एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन किया, इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, एक फिक्स्ड एनर्जी में रिवॉल्व करेगा, जैसे उसकी एनर्जी कम होगी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, फिर एनर्जी लेगा, फिर एक्साइटेड में जाएगा, फिर ग्राउंड में आएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, न्यूक्लियस में नहीं गिरता। फिर इसने इसी को एक्सप्लेन किया कि लाइन स्पेक्ट्रा क्यों आया। लाइन स्पेक्ट्रा के लिए उसने एक्सप्लेनेशन ये दी कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है तो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो कुछ समय के लिए वहाँ रिवॉल्व करेगा, कुछ देर के बाद में वापस से वो क्या आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा, और उस समय उसमें से एनर्जी रिलीज़ होगी। एनर्जी रिलीज़ होगी या एब्जॉर्ब होगी तो हमें पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस निकलेंगी और वो हमें विजिबल होंगी, और इसीलिए वो स्पेक्ट्रा हमें दिखाई देगा। और ये फार्मूला आ गया, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है आपका, C ओवर लैम्डा। तो एक फार्मूला ये भी हो गया, डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको करने हैं। देखो इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को कहा कि एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, एक्साइटेड में गया, वापस आया, हो सकता है ये लास्ट शेल में चला जाए, हो सकता है 7th में जाए, हो सकता है 6th में जाए, इसकी मर्जी है, वापस से फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। इसी तरीके से ये बहुत सारी लाइंस हमें दिखाई दी थी, इनको इसने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट इसका कुछ लिमिटेशन भी था बेटा, लिमिटेशन और देखिए, इट वाज एबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का तो स्पेक्ट्रा बता दिया क्योंकि एक कई इलेक्ट्रॉन था, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम मतलब जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो, उनके लाइन स्पेक्ट्रा को ये नहीं बता पाया कि उसमें तो एक साथ में इलेक्ट्रॉन कोई कहीं जंप मारा है, कौन कहीं जंप मारा है, स्पेक्ट्रा इतना कंटिन्यूस आएगा ना कि हमें लगेगा स्पेक्ट्रा है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो डिफेक्ट है वो ये है, ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इन जो ये जो हमने लाइंस देखी थी इनके ऊपर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए तो ये फिर से स्प्लिट कर जाएंगी और बारीक लाइन हमें दिखेंगी। तो ये बारीक लाइन हमें क्यों दिखी हैं, जब हमने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है। मैग्नेटिक फील्ड को जीमैन इफेक्ट कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्टार्क इफेक्ट कहेंगे। सीधा आप एज इट इज़ याद कर लेंगे, ही वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन दी जीमैन इफेक्ट एंड दी स्टार्क इफेक्ट।
ठीक है। ही वॉज अनएबल टू गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ द 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम, मतलब इसने ये नहीं बताया कि मॉडल 3 डायमेंशन एटम है वो 3 डायमेंशनली दिखता कैसा है, उसकी शेप क्या है। और डी ब्रोगली और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ये नहीं बता पाया। ठीक है, इसीलिए आपने ये सारे सिर्फ जो ब्लैक हेडिंग दिख रही हैं सिर्फ इतनी ही याद करनी है लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम में। आज आपको साथ में एक असाइनमेंट भी दूंगी, वो आपको फेयर नोटबुक में भी सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे वापस से मैसेज करना है कि आपने कितना सॉल्व किया है। ये डी ब्रोगली रिलेशन और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये नेक्स्ट वीडियो में आपको दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।